नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम बंगाल में आज थम जाएगा प्रचार का शोर। पीएम मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी अंतिम दिन झोंकेंगे पूरी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय सिक्किम दौरा। राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह के मौके पर 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर आज। अगले 15 वर्षों में $20 अरब का भारत में निवेश करेगा न्यूजीलैंड। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज करेंगे रूस का दौरा। ट्रंप का ईरान को बातचीत का ऑफर। ट्रंप और स्टारमर ने होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही शुरू करने पर की चर्चा। टूट गया मैराथन का विश्व रिकॉर्ड। केनिया के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन में बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। पहली बार 2 घंटे से कम समय में खत्म हुई दौड़। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 29 अप्रैल को 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। दूसरे चरण में मतदान वाले विधानसभा क्षेत्र 8 चुनावी जिलों में आते हैं, जिनमें कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, हावड़ा, नदिया उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली और पूर्व बर्धमान शामिल हैं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 अतिरिक्त पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया। 4 राज्यों केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दिन भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैरकपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:45 पर होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी अपने अभियान को धार देते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को सामने रख सकते हैं। साथ ही पीएम मोदी तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विकास में बाधा डालने के आरोपों को लेकर तीखा प्रहार भी कर सकते हैं। तो भाजपा का धुआंधार प्रचार और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज बेहाला और हुगली में रोड शो करेंगे। अमित शाह सुबह 10:30 पर बेहाला थाने से मेंटेन तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:15 पर हुगली के चंदन नगर बाग बाजार में एक और रोड शो में शामिल होंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतिम दिन धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम योगी सुबह से शाम तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर 24 परगना के कल्याणी विधान सभा क्षेत्र में रोड शो से होगी। इसके बाद दोपहर में हुगली के धानेखाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरा कार्यक्रम कोलकाता के दमदम विधानसभा क्षेत्र में होगा। मुख्यमंत्री का दिन का अंतिम कार्यक्रम राजार हाट गोपालपुर में जनसभा के रूप में होगा। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह कोलकाता में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। वे कोलकाता के होटल वेस्टिन में बंगाल चुनाव से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे। वहीं बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के भवानीपुर में चुनावी रैली के साथ भाजपा के प्रचार अभियान की समाप्ति करेंगे। आज शाम 5:30 बजे पतवापारा के जतिन दास पार्क में जनसभा कर चुनावी प्रचार का समापन करेंगे।
तो धुआंधार प्रचार आज भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान कल कोलकाता की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। ये सिर्फ एक रोड शो नहीं था, बल्कि नारी शक्ति का उत्सव बन गया। हर वर्ग और हर उम्र की महिलाएं भारी संख्या में सड़कों पर उतरी। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का उत्साह साफ नजर आया। खासकर महिलाओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी प्रचार के अंतिम दिन पूरी ताकत झोंक दी। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कई जनसभाएं और रोड शो करेंगी। ममता बनर्जी ने कल अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वे एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे और हमारे सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर देंगे। कल ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान सब्जी मंडी पहुंच गई और अपना काफिला रुकवाकर बाजार में सब्जी खरीदती और मोलभाव करती नजर आईं। वहीं अभिषेक बनर्जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल अभिषेक बनर्जी ने फाल्टा में रोड शो किया। पश्चिम बंगाल में एक और जहां चुनाव प्रचार चरम पर है, वहीं राज्य के कुछ इलाकों में तनाव भी बढ़ गया है। राज्य के जगदल में मतदान से 48 घंटे पहले झड़प की घटनाएं सामने आई हैं। बीजेपी ने तृणमूल पर केंद्रीय बल के जवान योगेश शर्मा को गोली लगने का आरोप लगाया है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। दावा है कि रविवार आधी रात बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह के घर पर हमला हुआ, जिसमें फायरिंग भी हुई। इस घटना के बाद जगदल थाने के सामने तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की तृणमूल समर्थकों से हाथापाई भी हुई, जिससे इलाके में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। पश्चिम बंगाल के भांगड़ इलाके में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले कब्रिस्तान के पास एक खाली पड़े घर से भारी मात्रा में बम बरामद किए गए हैं। ये घटना उत्तर काशीपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए जांच के आदेश दिए गए हैं। अब ये जांच की जा रही है कि ये बम किसने जमा किए और इनके पीछे क्या मकसद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर रहेंगे, जहां वे राज्य की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के समापन समारोह में भाग लेंगे और 4000 करोड़ रुपए से अधिक की व्यापक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज वे गैंगटॉक पहुंचेंगे और कल सुबह आर्किडेरियम का दौरा करेंगे, जहां विश्व स्तरीय आर्किड अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। आर्किडेरियम सिक्किम की पारिस्थितिक और पुष्प विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। कल ही पीएम मोदी पालजोर स्टेडियम में स्वर्ण जयंती समारोह के समापन समारोह में शामिल होंगे, जहां वे कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, पर्यटन, शहरी विकास, पर्यावरण और कृषि क्षेत्र से परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नामची जिले के यांगांग में 100 बिस्तरों वाले आयुर्वेद अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं से सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इस समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्सले मौजूद रहेंगे। ये समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब तक पहुंचाना है। इससे व्यापार में आने वाली रुकावटें कम होंगी और दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध मजबूत होंगे। इस समझौते के तहत भारत के निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% उत्पादों पर शून्य शुल्क के साथ पहुंच मिलेगी। वहीं न्यूजीलैंड के 95% निर्यातित उत्पादों पर भारत शुल्क कम या समाप्त करेगा। इनमें ऊन, कोयला, लकड़ी, वाइन, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे उत्पाद शामिल हैं।
हालांकि भारत ने अपने किसानों और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए दूध, क्रीम, दही, पनीर, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे उत्पादों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। एफटीए के तहत अगले 15 वर्षों में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। दोनों देशों ने 22 दिसंबर को इस समझौते के लिए वार्ता पूरी करने की घोषणा की थी। आंकड़ों के अनुसार 2024 और 25 में दोनों देशों के बीच व्यापार 1.3 अरब डॉलर रहा। वहीं 2024 में वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार करीब 2.4 अरब डॉलर था। और आइए बात कर लेते हैं बढ़ते पारे की। देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है और महाराष्ट्र के अकोला में सर्वाधिक तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते रविवार को मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में भी पारा सामान्य से 3.1 से 5.0 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। उत्तर और मध्य भारत के अलावा दक्षिण भारत के कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी तापमान 1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। केवल पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में फिलहाल मौसम का मिजाज थोड़ा शांत है, जहां तापमान सामान्य के 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र कल आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में उपराज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 8वीं विधानसभा के 5वें सत्र को प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ये भी अवगत कराया कि उपराज्यपाल ने 8वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र का तत्काल प्रभाव से सत्रावसान कर दिया है। इस औपचारिक आदेश के साथ ही पूर्व में चल रहे विस्तारित सत्रों का समापन हो गया, जिससे नए सत्र के लिए सुव्यवस्थित मार्ग प्रशस्त हुआ है। 1 दिवसीय विशेष सत्र के लिए दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। गुजरात का रण और क्रीक एरिया हमारी थल सेना के लिए विशेष चुनौतियां पेश करता है। सेना की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या तैयारियां थीं, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने। हमारी भारतीय फौज या थल सेना जंगलों पे, पहाड़ों पे, गर्म रेगिस्तान पे, ठंडे रेगिस्तान पे और एक ग्लेशियर पर भी तैनात है। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट है, बहुत ही स्पेशल टेरेन है, जो कि है रण और क्रीक सेक्टर गुजरात का, वहां पर भी तैनात है। इस वक्त मैं एक क्रीक पर हूं जो गुजरात की तट पर है। यहाँ पे अरेबियन सी जो है वो जमीन के अंदर कोस्टलाइन पे आता है और बहुत ही मार्शेस यानी कि दलदल जैसा जमीन बना देता है। जाहिर सी बात है यहाँ पे इंसान का चलना और मशीन्स या कि व्हीकल्स का चलना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी यहाँ तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। आज अगर यहाँ हाई टाइड होती तो पानी शायद मेरे कमर तक होता, लेकिन ऑब्वियसली आज लो टाइड है तो पानी रिसीड किया हुआ है। पीछे आप मैनग्रोव्स भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस तरह के टेरेन की यूनिक जो चैलेंज होते हैं उसमें अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए होती है, अलग तरह के वेपन और अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं। इस चैलेंज के लिए हमारी भारतीय फौज हमेशा तैयार रहती है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में। ऑप सिंदूर के दौरान मेरी ब्रिगेड रन और क्रीक सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत थी और हमने जानबूझकर डिप्लॉयमेंट को बैलेंस रखा ताकि हम एक सुदृढ़ डिफेंसिव ग्रिड को बनाए रखें और उसी के साथ साथ ये काबिलियत भी रखें कि अगर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की ज़रूरत है तो उसको भी हम तेज़ी से अंजाम दे पाएँ। 7 और 12 मई के बीच में दुश्मन ने अपने ड्रोन्स के साथ हमारे क्रिटिकल मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वेलेंस और टारगेटिंग करने की कोशिश की। एक रोबस्ट और मल्टी टियर ग्रिड बनाया जिसके अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स,
आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एसेट्स के दस्ते शामिल थे और इन सब ने मिलकर दुश्मन के सभी ड्रोन्स को बर्बाद किया। छः मई तक हम दुश्मन की हर एक हरकत पर नज़र बनाए रखी। जवान सारे सतर्क थे। वैसे ही मेरा सेक्शन और अलर्ट हो गया और जवानों को आगाह किया कि दुश्मन कोई भी हरकत कर सकता है। दुश्मन ने 8 मई को ड्रोन से हमला कर हमारे बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया, जिससे हमारे सतर्क जवानों ने बहुत कम समय में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराया। दुश्मन ने 10 मई को दोबारा एक गलती को दोहराया, ड्रोन से हमला कर बैटल पॉइंट को बर्बाद करने की कोशिश किया। सतर्क जवानों ने दुश्मन के ड्रोन को मिनिमम अम्यूनिशन के साथ और बहुत कम समय में ड्रोन को मार गिराया। यहाँ गुजरात के कच्छ रीजन में पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन कुछ ही मीलों दूर होती है और इसीलिए हमारी फौज की ट्रूप्स रेगुलरली ड्रिल्स या प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करती रहती हैं कि कैसे जब जरूरत पड़े तो वो बिल्कुल तैयार हो, तत्पर होते हैं अटैक के लिए दुश्मन के टेरिटरी पर। कैमरा पर्सन विकी के साथ गुजरात के कच्छ से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत आज से 9 साल पहले पहली उड़ान दिल्ली और शिमला के बीच भरी गई थी। आज इस योजना के तहत 1.5 करोड़ लोग यात्रा कर चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। 27 अप्रैल 2017 जब भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐतिहासिक उड़ान का साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य हर भारतीय के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है और इसका आने वाले समय पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सिर्फ 1 दशक से भी कम समय में भारत का एयरपोर्ट नेटवर्क दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। 2014 में 74 एयरपोर्ट से बढ़कर 2024 तक 150 से ज्यादा एयरपोर्ट हो चुके हैं, यानी 115% से अधिक की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। केवल उड़ान योजना ने ही 93 ऐसे एयरपोर्ट्स को जोड़ा है जो पहले हवाई सेवा से नहीं जुड़े थे या कम जुड़े हुए थे। इनमें हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम भी शामिल हैं। इस योजना के तहत 640 से ज्यादा रूट शुरू किए गए हैं जो दूर दराज के शहरों को बड़े महानगरों से जोड़ते हैं और क्षेत्रीय विकास को गति देते हैं। The tier 2 and tier 3 cities always used to have a challenge of connectivity, but due to the Udan scheme, the scheme of the for the common people had given a lot of liberty to the airlines to operate the smaller segment, and now under this scheme in the past 10 years we can see 600 new routes connectivity, and a lot of new airlines started operation under this scheme only because of the subsidies which these airlines are getting. लेकिन सबसे बड़ी सफलता की कहानी बने यात्री। 2017 में जहां यात्रियों की संख्या ना के बराबर थी, आज उड़ान योजना के तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री 3.2 लाख से अधिक उड़ानों के जरिए उड़ान भर चुके हैं और पहली बार उड़ान भरने वालों को भी इस सेक्टर से जोड़ा गया है। दरअसल इस योजना ने भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में से एक बना दिया है, जहां हवाई यात्रा अब सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रही। छोटे शहर अब एविएशन मैप पर हैं, पर्यटन बढ़ा है और व्यापार को नई गति मिली है। दूर दराज की हवाई पट्टी से ऊंची उड़ान भरते आसमान तक उड़ान योजना ने सिर्फ उड़ानें शुरू नहीं की, इसने सपनों को जोड़ा है। एक ऐसा विजन जिसने भारत को नए पंख दिए और लाखों लोगों को उनकी पहली उड़ान का मौका मिला है। 2017 में एक उड़ान से शुरू हुई उड़ान योजना आज लाखों लोगों को हवाई सफर से जोड़ रही है। छोटे शहर अब सीधे बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं और देश की उड़ान नई ऊंचाइयों पर है। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंचेंगे। रूस की स्टेट मीडिया के अनुसार अरागची आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे।
ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रयासों के बीच क्षेत्रीय कूटनीति तेज हो गई है। अरागची 24 घंटे के भीतर दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे। इससे पहले ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और क्षेत्रीय संकट को सुलझाने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा की। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री ने कतर के पीएम से भी फोन पर बातचीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए यात्रा नहीं करेगा और अगर तेहरान बात करना चाहता है तो वे वॉशिंगटन से संपर्क कर सकता है। उन्होंने ईरान वार्ता पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि भविष्य की चर्चाएं फोन पर होंगी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि अगर ईरान बात करना चाहता है तो वे हमारे पास आ सकते हैं या हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे 18 घंटे की यात्रा कर अपने प्रतिनिधि को मिलने के लिए नहीं भेज रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री परिवहन को फिर से शुरू करने की तत्काल जरूरत पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्टारमर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर समुद्री मार्गों में स्वतंत्र आवाजाही बहाल करने के लिए चल रही संयुक्त पहल की प्रगति की जानकारी ट्रंप को दी। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हुए इजरायली हमलों में 14 लोगों की मौत हो गई। ये घटना इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध में हाल ही में बढ़ाई गई संघर्ष विराम अवधि के बावजूद हुई। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं और इसके अलावा 37 अन्य लोग घायल हुए हैं। इजरायल में मौजूदा सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर सत्ता बदलने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में नया राजनीतिक गठबंधन बनाया गया है। इसी क्रम में इजरायल में यार लैपिड और नफ्ताली बेनेट ने हर्जिलिया में नए राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया। इसका उद्देश्य बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को चुनौती देना है। दोनों नेताओं ने इसे देशहित का कदम बताया और राष्ट्रीय एकता व बड़े सुधारों पर जोर दिया। जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो में आज सुबह 6.2 तीव्रता का तेज भूकंप महसूस किया गया। ये भूकंप सुबह 5:23 पर 83 किलोमीटर की गहराई पर आया। हालांकि प्रशासन द्वारा सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार भूकंप के केंद्र के आसपास आबादी कम होने के कारण जानमाल के नुकसान की आशंका बेहद कम है। हालांकि तेज झटके वाले प्रभावित इलाकों में भूस्खलन और चट्टानें खिसकने का खतरा काफी बढ़ गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब 7 दिन से भी कम समय पहले इवाते प्रांत के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। पिछले भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए थे और 80 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठी थीं। इसके बाद से ही पूरे जापान में 8.0 या इससे अधिक तीव्रता वाले विनाशकारी मेगाक्विक का हाई अलर्ट जारी है। प्रशासन ने अगले 7 दिनों में इसी क्षेत्र में 6.0 से अधिक तीव्रता के और झटके आने की चेतावनी दी है। माली में बढ़ती आतंकी हिंसा के बीच बड़े स्तर पर समन्वित हमले किए गए, जिनमें सरकार के शीर्ष नेता को निशाना बनाया गया। इसमें माली के रक्षा मंत्री सादियो कामारा के उनके घर पर हुए आत्मघाती हमले में मौत हो गई है। राजधानी बमाको के पास काटी शहर में विस्फोटक से भरी कार उनके आवास से टकराई, जिसके बाद गोलीबारी हुई और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पर सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इन हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा से जुड़े संगठन JNIM और तुआरेग विद्रोही समूह ने ली है, जिन्होंने देश के कई इलाकों में एक साथ हमले किए। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान कैलिफोर्निया के टॉरेंस निवासी कोल टॉमस एलन ने सुरक्षा चेक पॉइंट पर सीक्रेट सर्विस एजेंट पर शॉटगन से फायर किया। मौके पर ही उसे काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। ट्रंप ने कहा कि आरोपी के पास एंटी क्रिश्चियन विचार थे और वे नफरत से भरा हुआ था। FBI ने संदिग्ध के घर के पास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है।
केनिया के सेबास्टियन सावे 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। सावे ने कल आयोजित लंदन मैराथन 1 घंटा 49 मिनट और 30 सेकंड में पूरी की। कभी कोई मैराथन नहीं हारने वाले 31 वर्षीय सावे ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में कल खेले गए दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 30 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन ही बनाए। मोहम्मद शामी ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर सुपर ओवर में पहुंचाया। इसके बाद सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मारी। केकेआर के सुनील नरीन ने सुपर ओवर में निकोलस पूरन और एडन मार्करम को 0 पर चलता किया। केकेआर को सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन का ही लक्ष्य मिला और वे जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। इसी के साथ इन समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।